देखिए असर तो पड़ेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि कितना पड़ेगा, लेकिन असर पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार, आप सारे मीडिया वाले साथी कवर कर रहे हैं, तो आंदोलन लगातार और मजबूत हुआ, आंदोलन लगातार बढ़ रहा, जहाँ जहाँ तक नहीं पहुँचा था वहाँ तक भी अपना आंदोलन धीरे धीरे पहुँचता चला गया। तो आंदोलन की मजबूती सरकार भी समझ रही है, और मैं समझता हूं कि जब कश्मीर के लोगों को, जिन्हें कल आतंकवादी कहती थी, आज उन्हें प्रधानमंत्री बुला के स्वागत करके उनका, उन्हीं से बात कर रहे हैं, तो किसानों से भी करें, आज नहीं तो कल जरूर करेंगे बात। और ये किसान जो बिल हैं, ये कानून है, ये निश्चित रूप से वापस होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ये कहा जा रहा है कि ये भाई अघोषित आपातकाल की संज्ञा कुछ लोग इसे दे रहे हैं, कितना ठीक है? नहीं, मैं तो समझता हूँ अघोषित भी नहीं है, ये घोषित आपातकाल है। क्या किस किस चीज़ की घोषणा नहीं कर रखी? आप देखिए यूएपीए कानून के अंतर्गत जो है किसी को भी उठा ले लेते हैं। आज इस समय, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय जो जिला पंचायत के चुनाव हैं, जो पंचायत के जिलाध्यक्ष के चुनाव होने हैं, इसमें कई लोगों को सरकार ने पुलिस के द्वारा उठवा लिया, घरों से उठवा लिया, कोई कहीं बैठा वहाँ से उठवा लिया, घरों में ही कैद कर दिया। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, श्री हरेंद्र यादव जी हैं, उनकी पत्नी जो है बुलंदशहर से जिला पंचायत की मेंबर जीती हैं, नोएडा में उनका घर है, उनको वहीं कैद करके रखा हुआ है। 100 पुलिस वाले सुबह से घर बैठे, उन्हें नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया। तो जब ये स्थिति हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत, कितने गंभीर हालात हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार पर निश्चित रूप से असर है, और अघोषित नहीं, ये तो घोषित जो है आपातकाल है। और सीधे शब्दों में अगर इसको कहो तो ये गुंडागर्दी है, सरकारी गुंडागर्दी है, और कुछ नहीं है। सर, जब आप लोग आंदोलन करते हैं और आंदोलन की बात आती है, तो अभी कुछ मीडिया ये चला रहा है कि किसान फिर दिल्ली लूटने आ गए, टिड्डी की तरह पूरे देश में फैल रहे हैं। पीपल साहब, मैं समझता हूँ इससे परेशान नहीं होना चाहिए, कम से कम किसानों को तो परेशान नहीं होना चाहिए, आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। आपने अच्छा किया सवाल पूछा। ये तो सब बीजेपी का जो आईटी सेल है, आरएसएस का जो आईटी सेल है, ये तो उनका प्रचार है। जो किसान विरोधी हैं, जो किसानों के आंदोलन को आतंकवादियों का आंदोलन कह रहे हैं, ये तो उनका कहना है। उनके पास अपना जो मीडिया है वो उनका है, आईटी सेल उनका अपना है, उस पर चाहे जितना जैसा गलत प्रचार करें, लेकिन यहाँ आके किसानों से पूछो, आप हमसे नहीं, किसी से भी, प्रधानमंत्री को या बीजेपी को, आरएसएस को है, वो आके एक एक किसान से पूछे और उसका पता लगाए कि वो किसान है या कौन है, तो पता लगेगी कि आंदोलन किसानों का है। और दिल्ली लूटने की बात है, किसान इतनी ताकत रखता है, जिस दिन चाहेगा दिल्ली में घुस के सरकार को वहीं पार्लियामेंट घेर के हिला सकता है। लेकिन हम संविधान के मानने वाले हैं, किसान शुरू से ही बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करता रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से करता रहा है, संविधान में विश्वास करके जो अधिकार उसमें दिए उसके अनुरूप करता रहा है। इसलिए उसने कभी कोई हिंसा नहीं की, कभी कहीं किसी तरह की कोई गलत बात नहीं की, कोई बदतमीजी नहीं की, शांतिपूर्वक ढंग से करता रहा है और करता रहेगा। सर, आप संविधान की बात करते हैं, एक विधायक आता है, इतनी भुंडी गाली देके चला जाता है, जब आप लोग विरोध करते हैं तो 307 का मुकदमा लगता है, 506 का मुकदमा लगता है, इसीलिए आपको जेल जाना पड़ता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अघोषित नहीं, घोषित आतंकवाद है, वो है ये जो आपातकाल है, ये इमरजेंसी घोषित है, इमरजेंसी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। और ये उसी समय समझ जाना चाहिए था लोगों को, जब ये दूसरी बार मोदी सरकार आई थी और 3 महीनों के अंदर इन्होंने यूएपीए कानून में संशोधन कर दिया, इन्होंने जो एनआईए को पावर दे दी, इन्होंने जो है जो अपना एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, उसको खत्म कर दिया। तभी समझ जाना चाहिए था कि आपातकाल घोषित हो गया। और मैंने तो कहा भी है, मेरी वीडियो उस समय की देखेंगे आपको पता लग जाएगी, अघोषित नहीं, घोषित आपातकाल है। और अब तो वो आपातकाल में जो गुंडागर्दी है, जो कभी आपने देखी नहीं होगी, सरकारी गुंडागर्दी, कि किसी के खिलाफ एफआईआर कर दें, कोई बोले या किसी को भी उठा के ले जाएं, या किसी को भी किडनैप कर लें, किसी के घर पे जाके धमक जाए, उसको घर में कैद कर लें, ये घोषित आतंकवाद है, घोषित आपातकाल है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं काले कानून हैं, तो आपने भी एक कानून के ऊपर एक किताब लिखी है, तो उसके अंदर आपने क्या दर्शाया है? नहीं, मैंने देखिए ये जो किताब है, मैंने ये कल ही कंप्लीट की है, और इसमें बाकायदा लिखा है, और मैंने बहुत ही सीधे सरल शब्दों में इसको आम आदमी समझ सके, पढ़ सके, जान सके, ऐसा मैंने लिखा है। और नाम भी मैंने इसी लिखा है कि नए कृषि कानूनों का सच और उनका प्रभाव। मोदी सरकार या मोदी जी कई बार कहते हैं कि हम इसलिए कानून लाए हैं, हम इसलिए लाए, इसलिए लाए। उन्होंने जितने भी बातें कही हैं, और जो उन्होंने 8 पेज का किसानों के नाम एक लेटर लिखा था वो, और साथ में उससे पहले जो उन्होंने किसानों के सामने एक सुझाव दिए थे कि हम ये चीज़ इसमें जो बदल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें जितने भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो सवाल उठाए हैं
उन सबका एक एक करके मैंने इसमें जवाब दिया है। और तीनों जो कानून हैं, उन तीनों कानूनों में वाकई में क्या है वो मैंने एक एक करके समझाया है। पहले इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसमें, उसके बाद में जो मंडी कानून है निजी मंडियों का उसमें, और फिर जो ये आपका कानून है इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो पूरा मैंने बताया है। और केवल यही नहीं कि अमेरिका जिसके कहने पे आप लेके आए, यूरोप जिसके कहने पे लेके आए हो, जहां से लेके आए हो इसको, वहां भी ये कानूनों ने कितना उनका बेड़ा गर्क किया। जो आबादी, आधी से अधिक आबादी वहां पर थी किसानों की, वो आबादी आज की तारीख में 1.5% अमेरिका में रहेगी, बाकी किसान खत्म हो गए। ये सारी चीजें मैंने सारे उदाहरण सहित पूरे कानून सहित समझाया है, और इसीलिए साधारण भाषा में, सरल भाषा में लिखा है ताकि आम आदमी समझ सके कि कानून क्या है। क्योंकि आम आदमी की अनभिज्ञता का, उसकी जानकारी न होने का लोग फायदा उठाते हैं और कहते हैं देखो इन्हें पता ही नहीं है, कानून के विषय में लड़ तो रहे हैं पर पता है नहीं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि ये कानून अच्छी तरह से सब लोग समझ लें। हमारी कोशिश आगे ये है इसको आगे और भाषाओं में भी अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसे उर्दू में अनुवाद करना है, जैसे गुरमुखी यानी पंजाबी में अनुवाद करना है, अंग्रेजी में करना, और भी जिस तरह से होके ताकि हर व्यक्ति को ये पहुंच सके और आम आदमी समझ सके कि किसान जो लड़ रहा है वो वाकई में बड़े हक की लड़ाई लड़ रहा है इस देश को बचाने की। साथ में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किए वो तो किसान की लड़ाई भी नहीं है, वो तो आम आदमी की लड़ाई है जिसे किसान लड़ा। वो सब मैंने इसमें समझाया है। लेकिन सर आम आदमी भी परेशान है, आप जैसे बुद्धिजीवी भी परेशान हैं, यहाँ सरकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। क्या ये मोदी जी को नहीं लग रहा है कि सारा जो देश मेरे खिलाफ खड़ा है, मैं जो ये हठधर्मी अपना रहा हूँ? नहीं, वो हठधर्मी अपनाए तो पब्लिक को समझना चाहिए, पब्लिक को उसका जवाब देना चाहिए। आने वाला समय जो है उसमें पब्लिक को जवाब देना चाहिए। इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेना चाहिए, जुड़ना चाहिए, और इसके साथ साथ मजबूती के साथ उनको सबक सिखाना चाहिए कि अगर तुमने तानाशाही करना अगर अपना ध्येय ही बना लिया है, या तुमने जो है अपने उसमें काम करने का तुम्हारा यही तरीका है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ अब तो पब्लिक को खड़े हो ही जाना चाहिए। और पब्लिक डर क्यों रही है ये मेरी समझ के बाहर है। मरना तो हर किसी को है, बचेगा तो कोई भी नहीं। कब मौत आ जाए ये भी पता नहीं। कोरोना में कितने चले गए, कितने आपके करीबी चले गए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मरने से पहले कम से कम इंसान के नाते जी तो लो, लड़ तो लो, संघर्ष तो कर लो, कम से कम अपने लिए लड़ लो। इसलिए हमारी कोशिश है कि आम आदमी समझे और खड़ा हो, डर निकाल के आंदोलन में साथ दे। सर 15 लाख की जगह अब 20 लाख रुपए जब मिलेंगे लोगों को, अब 20 लाख की जब घोषणा हो जाएगी, तो क्या वो इस आंदोलन में आएंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अब लोग समझ गए हैं कि 15 लाख वाली घोषणा सबके सामने है, झूठी है, और किस तरह से मैनिपुलेट की गई, कैसे लोगों को मूर्ख बनाएगा। और अब 20 लाख की या 20 लाख की या 20 करोड़ की कर दो, सारी घोषणाएं झूठी हैं। आज की तारीख में तो पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास सिर्फ अपने लिए पैसा है, सरकार के पास में किसी और के लिए पैसा नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं इसको समझना चाहिए, आम आदमी को समझना चाहिए। सर जिस तरीके से बंगाल में भाजपा की हार हुई, लेकिन जब बात यूपी की करते हैं तो यूपी में भाजपा जो है 3-3, 4-4 बार पूर्ण बहुमत से आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये किसानों का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है? नहीं, 3 बार 4 बार कब पूर्ण बहुमत से आई बताओ आप? केवल ये साल है जिसमें पूर्ण बहुमत से आई है, जिसकी अब चल रही है। अगर इसके बाद जो इलेक्शन होगा, मेरी बात नहीं, इन सबसे पूछो, ये सारे किसान हैं, मजदूर हैं, सब लोग हैं, मैं तो जानता हूं। आप इनसे पूछो, ये बता देंगे कि 403 में से 50 सीटें बीजेपी को 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिलेंगी नहीं। जमानत जब तो होगी आप, ये हाल होगा, ये स्थिति। और ये मेरे नहीं है, देखिए जिस परिवार से उसका बेटा, उसका बाप, उसका भाई, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसकी चाची, उसकी ताई, उसका दादा चला गया इस कोरोना की बीमारी में, और वो कैसे चला गया? बीमारी से नहीं, उसे दवाई नहीं मिली, उसे डॉक्टर नहीं मिला, उसे हॉस्पिटल नहीं मिला, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन मिली भी तो जो 400-500 रुपए की ऑक्सीजन है वो 90,000 रुपए में मिली। तो ये जो सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत है, हर आदमी जानता है। जिसके घर का गया है वो समझता है कि मेरे घर में जो मौत हुई है वो कोरोना बीमारी से नहीं, वो दवाई नहीं मिली इस वजह से हुई, हॉस्पिटल नहीं मिला इस वजह से, और इसके लिए सब सरकार जिम्मेदार है। क्या मोदी तो उसे समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं। सर क्या इस समय मोदी चेहरा काम में नहीं आएगा? नहीं, मोदी का चेहरा तो पहले भी काम में नहीं था, वो तो जबरदस्ती थी। आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, आपने मोदी को वोट दिया है। किसको? मोदी को वोट दिया आप लोगों ने। वैसे मेरी अगर आप बात कर रहे हो, सर मैं तो आपको बताऊं पीपल साहब, मैंने तो जीवन में बीजेपी को कभी वोट दिया ही नहीं, समझे ना जी। मेरी बात तो छोड़। दूसरी बात ये है, बीजेपी को बहुत लोगों ने वोट नहीं दिया। बीजेपी अगर जीतती रही है तो उसका कारण है ईवीएम। ईवीएम आप हटा दीजिए,
बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, पूरे देश में आपको पता लग जाएगी बीजेपी। लेकिन सर कहाँ बंगाल में भी तो ईवीएम ही था। बिल्कुल था ईवीएम, लेकिन बंगाल हारने से बीजेपी पे क्या फर्क पड़ गया, आप इसको समझने की जरूरत है। सेंटर में बीजेपी का बना रहना ये उनका पहला उद्देश्य है। अगर वो सेंटर में है तो स्टेट को कभी भी कब्जे में कर सकते हैं। जैसे एमएलए खरीद लिए, एमपी खरीद लिए, है ना, वो सारे कर रहे हैं, सबके सामने है। कर्नाटक में क्या हुआ आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप जानते हैं। अगर वो सेंटर में नहीं रहेगी तो क्या एमएलए खरीद पाएगी, एमपी खरीद पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। राज्य अगर हाथ से चला जाता कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कानून जो कृषि के कानून है ये भी तभी लेके आई है कि जबरदस्ती उसने राज्यों का अधिकार छीना। विषय राज्यों का था, केंद्र ने अधिकार छीन लिया। अगर केंद्र में नहीं होती तो छीन सकती थी क्या? नहीं छीन सकती थी। इसलिए केंद्र में मना रहना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मेन जो वो घपला ईवीएम में करती है वो करती है लोकसभा चुनावों में। अभी रही उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हो सकता है इसमें सारी चीजें हो सकता है, मैं नहीं कहता, पर अगर हुई तो निश्चित रूप से बीजेपी अगर वो घोटाला करती है तो चेहरा रहेंगे क्या? नहीं, मैं क्या, ये तो आरएसएस ने कह दिया, मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप? ये तो आरएसएस ने कह दिया कि 2022 में बीजेपी का जो चेहरा रहेंगे योगी रहेंगे, मोदी जी चेहरा नहीं रहेंगे। केशव तो प्रकाश उधर रूठे भी तो दिखाई दे। वो उनका काम है, आप उनको छोड़िए। कि ये उनसे पूछिए रूट क्यों रहे। यहाँ किसानों की बात करिए आप, जो किसका बीजेपी का कौन चेहरा रहेगा नहीं रहेगा उनसे पूछो। यहाँ किसानों की बात करो कि किसान का, आम जनता का क्या। चुनाव में उतर आए हैं, तो मैंने आपको बता दिया, किसान अगर उतर आए हैं तो बीजेपी का मटिया मैट कर देगा। आप पक्की बात जान लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 50 सीटों से ज्यादा ही मिलेंगे। लेकिन सर अभी जो स्मार्ट सिटी है उसमें उत्तर प्रदेश को सबसे नंबर 1 राज्य बताया जा रहा है। आप देख ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं काम तो हो रहा है। मुझे आप ये बताओ, आप मेरे से ये मत पूछो, ये बताओ आपने कितने स्मार्ट सिटी का जो उत्तर प्रदेश में बन गए हैं उनका दौरा किया, उनकी रिपोर्टिंग आपने की? आप मुझे उसका सबूत दिखाओ, फिर बताऊंगा मैं आपको। कोई नहीं है। बीजेपी एक साथ सुन लीजिए, बीजेपी और विशेषकर मोदी जी जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है, और जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। जिसको कहेंगे इसे नहीं करेंगे, मान लीजिए कि इसे ही करेंगे, और जिसे कहेंगे करेंगे उसे बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सीधा सा डेटा आ रहा है। अभी उन्होंने कहा 90 लाख झूठा डेटा, 90 लाख। और आज उन्होंने आपने CMI का डाटा आपने पढ़ा है? नहीं। उसके डाटा के हिसाब से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इसी सीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसी सीजन में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो। आज की तारीख में हमारे देश में तकरीबन 30 से 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। CMI का डाटा पढ़ो आप। सरकार क्या डाटा देगी? सरकार तो मौत का आंकड़ा भी नहीं बता पा रही। आपने देखा है कि दुनिया में कभी ऐसा देखा होगा, मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं इन्होंने ऐसा नजारा नहीं देखा कि गंगा के घाट पे रेत में लाशें दबी हुई और उन पे जो रामनामी चादर है उसको भी नोच लिया। शर्म आनी चाहिए कम से कम। नदी में भी, और नदी में लाशें 2000 लाशों की तो जो आपका वो है दैनिक भास्कर है उसने रिपोर्टिंग की है। ऐसा कभी नजारा देखा कि लाशों को, वो हमारे लोग तो हैं जिनकी लाशें हैं, गिद्ध खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं। ये सब इस बीजेपी के राज में हुआ नहीं हुआ। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है तो ठीक है, वो उसका काम है। लेकिन सर आप जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम की कमी बताते हैं, लेकिन इस समय तो आपके पास में 8-10 महीने हैं, ईवीएम पे क्यों नहीं क्वेश्चन उठाए जा रहे इस समय? हम लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं विपिन साहब, आप देख भी रहे हैं, आप कवर भी कर रहे हैं। लेकिन सर आपके अकेले, देखिए मेरे अकेले के कहने से आवाज जरूर उठ रही है, लेकिन वो आवाज मजबूत जब होगी जब सब लोग साथ देंगे। अगर ईवीएम हटाने के लिए लोग साथ नहीं देंगे तो ईवीएम नहीं हटेगी। अगर लोग साथ देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ईवीएम हट जाएगी। अभी 2022 में चुनाव हो रहा है, हम लगातार लोगों से कह रहे हैं और अब इसके लिए कैंपेन भी हम चलाने शुरू कर रहे हैं अगले महीने से। लोग अगर साथ देंगे तो इसी बार 2022 के चुनाव में ईवीएम हट जाएगी, अगर लोग साथ देंगे तो। और नहीं देंगे तो आप कहते रहिए, मैं कहता रहा हूं, कोई कहता रहे, नहीं कुछ फर्क होगा। और ईवीएम जब तक है, ईवीएम जब तक है तब तक बीजेपी को आप सेंटर से नहीं हटा सकते। लेकिन सर मोदी जी उस समय शपथ ले रहे थे और आप ईवीएम का जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। हम तो पहले दिन से कर रहे हैं। जिस दिन से मोदी जी ने शपथ ली 23-30 मई को, हम तो उसके बाद से लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर पर भी कई आंदोलन किए, उसके बाद भी लगातार हम कर रहे हैं और आगे भी आगे करेंगे। लेकिन लोग साथ नहीं देते हैं। अफसोस इस बात का है कि लोग फोन तो करते हैं, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग ये तो कहते हैं व्हाट्सएप पे कि बढ़िया काम कर रहे हैं साहब, लोग ये फेसबुक पे भी कहते हैं साहब आपका कोई जवाब नहीं। पर जवाब भैया, इसमें फेसबुक पे लड़ाई थोड़ी होती है, व्हाट्सएप पे लड़ाई थोड़ी होती है, लड़ाई तो सड़क पे होती है। जब सड़क पे साथ नहीं दोगे तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सड़क पे साथ दोगे
तो ईवीएम हट जाएगी। तो मेरा लोगों से मैं बार बार यही कहता हूँ, भैया सड़क पे आके साथ दो। केवल ये सोशल मीडिया पे आप बढ़िया बढ़िया कहो, इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर। सवाल मेरा अभी